नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 8 जुलाई और 8 जुलाई के ICAR टेक्नीशियन का जो री एग्जाम था आपका सभी शिफ्टों का समाप्त हो गया है। 3 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। तीनों शिफ्टों का एनालिसिस हमने आपको प्रोवाइड कराया था। जो लोग नहीं देखे हैं जाके चैनल पर देख लीजिएगा। अभी हम लोग देखेंगे सभी शिफ्टों में पूछे गए 100% रियल प्रश्न, जो कि आपको कल मालूम होगा। कल हमने आपको 7 जुलाई की ऑल शिफ्ट का वीडियो बताया था, जिसमें से आपका हर शिफ्ट में आपका 5 से 6 जो प्रश्न हैं डायरेक्ट हूबहू देखे गए थे। बाकी 4 से जो 5 प्रश्न हैं वो दोस्तों आपका एक्स्ट्रा फैक्ट से देखे गए थे। ठीक है, नहीं विश्वास है तो कमेंट सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि प्रतिक्रिया अपना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न की ओर। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न वो दोस्तों पूछा गया था वह है कि वस्तु से बड़ी छवि प्राप्त करने के लिए कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया था अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चम्मच का जो भीतरी भाग होता है किस भाग का दर्पण प्रदान करता है। तो चम्मच का जो भीतरी भाग होता है वो दोस्तों आपका अवतल दर्पण प्रदान करता है, और जो आपका बाहरी भाग होता है वो दोस्तों आपका उत्तल दर्पण आपका दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फसल कटाई के बाद चाकन गान गगई नगई त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाइरूवेट को इथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा किन्वेयन। और बदलते किससे हैं, तो ईस्ट की सहायता से आपका इसको बदलते हैं पाइरूवेट को इथेनॉल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुचल पिल लानगढ़ ड्राइव इन बीच कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था। तो मानव विकास जो रिपोर्ट है पहली बार आपका 1990 में प्रकाशित किया गया था। अगला है कि सांची स्तूप का निर्माण कहाँ हुआ था। तो इसका जो निर्माण है भारत के मध्य प्रदेश में हुआ था। निर्माण किसने कराया था, निर्माण आपका अशोक ने कराया था। अशोक की बात करें तो ये कौन था, आपका मौर्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था, जिसने आपका कलिंग युद्ध भी किया था, जो कि बार बार आपका एग्जाम का पार्ट बनता है 261 BC में। ठीक है, और मौर्य वंश की बात करेंगे तो इसका स्थापना आपका चंद्रगुप्त मौर्य किया था, नंद वंश के अंतिम राजा महापद्मनंद को हराकर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किन जानवरों में रक्त केवल एक बार हृदय से बहता है। तो लोबिया, गिरगिट और सेलामेंडर, ये 3 जानवर हैं जिसमें जो रक्त है केवल एक बार ही बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नील विद्रोह वर्ष 1859 में डैश में हुआ था, जगह का नाम पूछा गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एकल परिसंचरण तंत्र किसमें होता है। तो एकल जो परिसंचरण तंत्र वो दोस्तों आपका मछलियों में होता है। तो राइट आंसर आपका मछली हो जाएगा। मछलियों का जो हृदय होता है 2 कक्षीय होता है, जिसमें एक आलिंग और एक निलय होता है। ठीक है, इसके अलावा 4 चैम्बर हट किस में होता है। तो क्रोकोडाइल में होता है, ऑस्ट्रिच में होता है, पिजन में होता है, बैट में होता है, आपका व्हेल में होता है। इसके अलावा 3 चैम्बर एक हृदय वाला जीव कौन कौन सा है। तो फ्रॉग है, सैलामेंडर है, फ्लाइंग लिजर्ड है, किंग कोबरा है। एंड उभयचर का जो हृदय होता है वो आपका 3 चैम्बरयुक्त होता है, और फिश का हृदय आपका 2 चैम्बरयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किसी वायर का जो प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है चालक की आर्द्रता पर निर्भर करता है। तो चालक की आर्द्रता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई पदार्थ की प्रकृति तापमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केसर हिंद की उपाधि क्वीन विक्टोरिया को कब दिया गया था। तो केसर हिंद की जो उपाधि है आपका रानी विक्टोरिया को कब दिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो रानी विक्टोरिया को वर्ष 1877 में दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड लिट्टन के द्वारा दिया गया था। भारत की महारानी या केसर हिंद एक शब्द है जो कि G.W. लिट्टन द्वारा गढ़ा गया था। और गांधी जी को ये उपाधि लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी को ये उपाधि दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रदान की थी। जो उपाधि दोस्तों गांधी जी ने 1919 का जो सत्याग्रह 1919 का जो आपका ये अमृतसर हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद ये उपाधि आपका गांधी जी ने वापस लौटा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग की स्थापना है कब किया गया था। तो यह स्थापना आपका 1875 में किया गया है 15 जनवरी को। ये जो आपका आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। इसके जो महानिदेशक हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अखिल भारतीय जनसंघ से संबंधित आपका कथन आया था सही करने के लिए। तो सही जो कथन है वो आपका है किस दल की जो स्थापना है 21 अक्टूबर 1951 को किया गया था दिल्ली में। 3 संस्थापक सदस्य थे आपका, पहला श्याम प्रसाद मुखर्जी, दूसरा प्रोफेसर राजमधोक और तीसरा आपका बाल दीन मुखर्जी उपाध्याय।
पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो आपका दीपक था। और प्रधानमंत्री गांधी जी के द्वारा आपातकाल के बाद जनसंघ सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय करके एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनडीआरएफ के खाते का किसके द्वारा वार्षिक ऑडिट किया जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्जेंटीना वर्सेस साउथ अफ्रीका जो हॉकी वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था आपका 2023 में, वो दोस्तों पहला मैच कहाँ पर खेला गया था? तो पहला मैच दोस्तों आपका खेला गया था कहाँ पर? भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में खेला गया था। हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आगाज आपका इसी दो टीमों के विरुद्ध हुआ था, अर्जेंटीना और आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि केरल में बाल लिंग अनुपात है जो कि कितना है? तो केरल में बाल लिंग अनुपात की बात करेंगे तो केरल में बाल लिंग अनुपात आपका 964 है। और नॉर्मल तौर पर लिंग अनुपात कितना है? तो आपका 1084 है। अब बाल लिंग अनुपात कैसे कहते हैं, किसको है? कि लिंग अनुपात तो आप लोग जानते हैं, लेकिन बाल जो लिंग अनुपात है आपका 0 से 6 वर्ष के बीच की उम्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को बाल लिंगानुपात कहा जाता है। जिस प्रकार लिंगानुपात कहा जाता है 1000 पुरुष पर कितने महिलाएं हैं, उस प्रकार आपका 0 से 6 वर्ष के जितने की उम्र में बच्चे होंगे उसमें देखा जाएगा कि 1000 लड़के पर कितनी लड़कियां हैं। तो केरल में आपका 964 है। वहीं पर भारत में बात करेंगे बाल लिंगानुपात का, तो भारत में बाल लिंगानुपात आपका 919 है। इसके अलावा सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पर लिंगानुपात आपका 972 है, जबकि हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है 834 है, ठीक है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक है अर्थात 968 है, जबकि सबसे कम बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो 871 है, जो कि आपका दिल्ली का ही बाल लिंगानुपात है, ठीक है। तो इन सभी फैक्ट्स को याद रख लीजिएगा, अगले स्टेप में आपको देखने को यहाँ से प्रश्न मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महिला आईपीएल 2023 का विजेता कौन है? तो महिला आईपीएल 2023 दोस्तों आपको हुआ था, मुंबई इंडियंस इसका विजेता थे। रनअप की बात करेंगे तो उप विजेता यानी कि दिल्ली था महिला आईपीएल वाला का। विनर को 6 करोड़ मिले थे, रनअप को 3 करोड़, थर्ड प्लेस पे जो आया था 1 करोड़, टोटल 10 करोड़ का आपका प्राइज राशि था महिला आईपीएल 2023 में, ठीक है। इसके अलावा पुरुष की बात करेंगे, पुरुष वाला का 2023 का आईपीएल का तो आपका हुआ था, जीता कौन था? चेन्नई जीता था, ठीक है। जीता कौन था? चेन्नई जीता था। रनअप कौन रहा था? तो आपका गुजरात जायंट्स आपका रनअप रहा था, ठीक है। चेन्नई आपका 2023 का जो आईपीएल जीता था, जीतने के साथ आपका 5वां ट्रॉफी आपका हासिल किया है पूरे आईपीएल में। इसके अलावा चेन्नई के साथ साथ 5 बार जो ट्रॉफी वो जीता है आपका मुंबई इंडियंस, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात जायंट्स के कप्तान आपके हार्दिक पांड्या थे, चेन्नई सुपर किंग के कप्तान आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत में अब तक कितनी महिलाएं हैं जो कि राष्ट्रपति रह चुकी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में अब तक कितनी महिलाएं जो कि राष्ट्रपति रह चुकी है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2 हो जाएगा। अभी तक भारत में 2 ऐसी महिलाएं हैं जो कि राष्ट्रपति रह चुकी है। पहला जो राष्ट्रपति आपका रही हैं, तो पहला जो आपका भारत की महिला राष्ट्रपति रही थी वो आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही थी, जिनका जो कार्यकाल था आपका 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक का था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में भी जो आपके राष्ट्रपति हैं वो आपके भारत की महिला ही हैं, उनका नाम है आपका द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं, और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी, ठीक है। ये आपका जो द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यकाल है आपका 25 जुलाई 2022 से आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो अब तक कितनी महिलाएं राष्ट्रपति रह चुकी है? तो 2 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वांगला जो फेस्टिवल है वो आपका किस राज्य में मनाया जाता है? तो वांगला जो फेस्टिवल है भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बसने वाले गारो समुदाय के द्वारा महीने के नवंबर में फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है, ठीक है। तो इससे क्या निकल के आता है कि इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। ये कौन से समुदाय के लोग मनाते हैं? तो गारो समुदाय के लोग मनाते हैं। कब मनाया जाता है? तो नवंबर के महीने में मनाया जाता है। ये कौन सा त्यौहार है? तो फसल कटाई से संबंधित त्यौहार है, ठीक है। तो इतना फैक्ट्स आप बांग्ला महोत्सव से बांग्ला फेस्टिवल से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का पूछा गया था, जो कि आपका 2.42 दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जो कि पीडीएफ में शामिल किया गया था। साथ में आपका पानी का भी अपवर्तनांक सूचकांक को डाला गया था, जिसको जो होता है 1.33। कांच का भी कल पूछा जा चुका है, जिसका राइट आंसर था 1.52 आपका ऑप्शन में था।
निर्वात में आपका जो अपवर्तनांक सूचकांक होता है वो 1 होता है, हीरा का तो 2.40 होता ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज का जो स्थापना है कब और कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कब हुआ था तो 1867 में हुआ था। कहाँ हुआ था तो मुंबई में हुआ था। किसने किया था तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कोई भी आपका जब समाज आता है या सोसाइटी आता है या कोई भी आपका पॉपुलर चीज़ आता है जो कि स्थापना संबंधित पूछा जाता है, तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि किसी चीज़ को याद रखिए तो कब कहाँ और किसने। ठीक है, 3 चीज़ को आपको याद रखना है, कब कहाँ और किसने। तो आपको 2 आपका आज पूछा गया था, कब और कहाँ। ठीक है, कहाँ किसने किया था ये नहीं पूछा गया था, तो इसको भी याद रख लीजिए, आपका 10 तारीख को पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, इस समाज का प्रमुख जो उद्देश्य था लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास कराना था और केवल एक ही भगवान की पूजा करना था। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ समाज है, जैसे कि आपका प्रार्थना समाज तो हो गया आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, शायद आपका 1828 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कंफर्म है। इसके अलावा वैद्य समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना आपका दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। सबको देख लीजिएगा कि कहाँ किया गया था और कब किया गया था। ठीक है, हम आपको बताते हैं कि किसने किया था। ठीक है, बाकी आप लोग देखकर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पाकिस्तान के संस्थापक जनक में से रहे एक नवाबजादा लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियाकत अली खान हो जाएगा। ठीक है, उनका जो कार्यभार था वो आपका 15 अगस्त 1947 को शुरू हुआ था और 16 अक्टूबर 1951 तक इसे संभाले रखा था। ठीक है, तो लियाकत अली खान इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो आपके भीमराव अंबेडकर साहब थे। इसके अलावा गृह मंत्री कौन थे, तो आपके सरदार पटेल भाई थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आरटीआई एक्ट कब आया था, तो आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का जो अधिकार है 2005 में आया था। 2005 में 15 जून को आपका अधिनियमित किया गया था, लेकिन पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को इसे संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया था। तो 2005 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा गया था कि एक्ट आया कब था, अगर डेट में पूछा गया था तो 15 जून हो जाएगा और इसे लागू कर दिया गया था 12 अक्टूबर को, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि फरवरी 2023 तक महासागर को साफ रखने के लिए भारत और किस देश के साथ एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर है आपका नहीं मिल पाया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ मिसस्पेल्ड होगा। आप लोग जो लोग भी एग्जाम देकर आ रहे हैं क्वेश्चन को ठीक ढंग से लिख दीजिए, बाकी हम होल शिफ्ट के वीडियो में आप लोग को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल 2023 तक कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं। क्लासिकल लैंग्वेज करने का मतलब है शास्त्रीय भाषा। ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा की बात करें तो भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। पहला आपका तमिल है, दूसरा आपका तेलुगु है, तीसरा आपका संस्कृत है, चौथा कन्नड़ है, पाँचवा मलयालम है और छठा आपका क्या है तो ओडिया है। ठीक है, आपकी बात करें कि पहली भाषा जिसे कि शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था वो था आपका तमिल। कब हुआ था, 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था। सेकंड में आपका 2005 में आपका किसे घोषित किया गया है, संस्कृत को घोषित किया गया है। 2008 में आपका कन्नड़ को घोषित किया गया है। 2008 में ही आपका तेलुगु को भी घोषित किया गया है और 2013 में आपका मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और आपका 2014 में बात करें तो आपका उड़िया को आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उड़िया जो भाषा है आपका शास्त्रीय भाषा सबसे नवीनतम जो शास्त्रीय भाषा है वो आपका ओडिया ही है। सबसे पुराना कौन है तो आपका तमिल है। ये तो आपका बात हो गया शास्त्रीय भाषा का। अब हम लोग बात कर लेते हैं शास्त्रीय नृत्य का। तो शास्त्रीय भाषा आपका जिस प्रकार 6 है उस प्रकार शास्त्रीय नृत्य कितना है तो 8 है। कौन कौन सा है तो उसको भी एक झटके में हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका भरतनाट्यम है जो कि सबसे पुराना है, ये आपका कहाँ का है तमिलनाडु का है। दूसरा आपका बात करें तो आंध्र प्रदेश का क्या है तो आपका जो कुचिपुड़ी है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है तो आंध्र प्रदेश का है। एक आपका सतरिया है जो कि दोस्तों आपका असम का है। एक बात करें तो आपका क्या है तो मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम है ये आपका कहाँ का है तो आपका केरल का है। मोहिनीअट्टम के साथ आपको एक कथकली याद रखना है जो कि आपका कहाँ का है केरल का ही है। ठीक है, एक आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य ये कहाँ का है तो ये आपका मणिपुर का है। एक आपका बात करना है तो उड़ीसी याद रखना है, ये कहाँ का है तो ये दोस्तों आपका
उड़ीसा का है, ठीक है। इसके बाद एक आपका बच गया कथक, जो कि दोस्तों कहाँ का है, तो ये आपका यूपी का है, यानी कि उत्तर भारत में इसकी श्रेणी में भी आता है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, कथक शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 2021 का चेस प्लेयर ऑफ द प्लेयर कौन था, चेस प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिमन्यु मिश्रा हो जाएगा। अभिमन्यु जो मिश्रा है, 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा चेस के सबसे कम उनके ग्रैंड मास्टर बने थे 2021 में। इन्हें ही चेस प्लेयर ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो दोस्तों आपका स्थित कहाँ पर है, तो सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स वो दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा आपका क्या था, क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा आपका घुमावदार पूछा गया था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक कांड हुआ था, वो टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर स्थित है, तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व अरावली पहाड़ियों में स्थित है, राजस्थान जिले के अलवर, ठीक है, अलवर जिले का क्या है, तो हिस्सा है, ठीक है। सरिस्का को 1955 में वन जीव अभयारण्य घोषित किया गया था, 1978 में बाघ अभयारण्य घोषित किया है, जिससे कि भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है, जो कि बन गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इससे पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व में क्या कांड हुआ, तो वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र में लगी भीषण आग, ठीक है। तो आपका क्या हुआ था, आग लग गया था और 3 दिन तक आपका इस पर काबू नहीं पाया गया था, ठीक है। इसके अलावा 10 किलोमीटर तक ये आग है जो कि इलाके में फैल गया था। इसको बुझाने के लिए 300 वनकर्मी, ग्रामीणों के साथ साथ 2 हेलीकॉप्टर भी जुटा था, ठीक है। तो ये आपका कांड हुआ था हाल में, इसी के बारे में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मराठी भाषा गौरव दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो मराठी भाषा जो गौरव दिवस है वो दोस्तों आपका हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कवि विष्णु वामन शिरवाडाकर यानी उर्फ कुसुम मगराज की जयंती पर यह आपका गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कनकेव मिरर में इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा, यानी कि कहाँ पर इमेज है जो कि आपका बनेगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर में दोस्तों आपका जो इमेज है वो कहाँ पर बनता है, तो जब वस्तु फोकस बिंदु से परे किसी स्थान पर स्थित होती है तो छवि हमेशा दर्पण के विपरीत दिशा में कहीं स्थित होगी, भले ही वस्तु एक के सामने, ठीक है, कहीं भी स्थित छवि हमेशा दर्पण के पीछे होता है, ठीक है। तो दर्पण के पीछे इसका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो प्रश्न आपका रिपीट हुआ है जो कि स्टूडेंट के द्वारा ही ये भेजा गया था। पहला पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काठियावाड़ी भाषा बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा PDF का स्क्रीनशॉट है जो कि स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका सौराष्ट्र हो जाएगा, ये दोस्तों पूछा गया था। हमने आपको बताया था कि गुजरात में जो सौराष्ट्र जगह का नाम है वहाँ पर काठियावाड़ी भाषा बोला जाता है। साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि दक्षिणी गुजरात में सुरती भाषा, मध्य गुजरात में चरोटारी भाषा, कच्छ में कच्छी भाषा और बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था गौतम बुद्ध का जन्म है जो कि कहाँ हुआ था। कल आपका पूछा गया था नेपाल के किस क्षेत्र में हुआ था। आज पूछा गया था कि कहाँ हुआ था, लुम्बिनी आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म है आपका कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, जो कि पड़ता कहाँ है, नेपाल में। नेपाल के भी किस भाग में, तो दक्षिणी भाग में, ठीक है। इनका जो जन्म है आपका 563 BC में हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में इनका है जो कि मृत्यु हो गया था। गौतम बुद्ध की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। इनको बौद्ध धर्म का जो स्थापना किए थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया में हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पहला उपदेश की बात करें तो पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे, ठीक है। इसके अलावा इनका जो मृत्यु हुआ था ये कहाँ हुआ था, तो ये आपका कुशीनारा में हुआ था, ठीक है। तो इतना फैक्ट्स आपको गौतम बुद्ध से संबंधित है जो कि याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है। ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका जो लास्ट जनगणना है वो दोस्तों आपका कब हुआ है, ठीक है। तो लास्ट जनगणना यानी कि अंतिम जनगणना है वो दोस्तों आपका कब हुआ है, तो अंतिम जनगणना की बात करें तो ये दोस्तों आपका हुआ है 2011 ईस्वी में, ठीक है। तो 2011 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना की बात करें तो जनगणना आप लोग जानते होंगे हर 10 साल में आपका होता है। पहली बार जनगणना आपका हुआ था 1872 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा पहली बार संपूर्ण जनगणना की बात करें तो 1881 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुआ था 1951 ईस्वी में। उसी से हर 10 साल बाद आपका जनगणना जो कि होता है 51 में हुआ, 61 में हुआ, 71 में, 81 में हुआ, 91 में हुआ, 2001 में हुआ, 2011 में आपका लास्ट हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद आपका ये 7वीं जनगणना था जो कि 2011 में हुआ था। और ओवरऑल बात करें 1881 से, तो ये दोस्तों आपका देश का
15वीं जनगणना था। ठीक है, आपका जो अगला जनगणना है वो दोस्तों आपका 2021 में होना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया है। सितंबर 2023 में इसका जो जनगणना का जो आपका प्रक्रिया है वो स्टार्ट होने की संभावना है। 2021 का जो जनगणना होगा वो आपका देश का आपका 8वां जनगणना होगा, इसको भी याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का, और ओवरऑल आपका 16वां जनगणना होगा। ठीक है, इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 8.6% आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का जनसंख्या था। इसके अलावा एससी की जनसंख्या की बात करेंगे तो 16.6% आपका एससी का जनसंख्या था यानी कि अनुसूचित जाति का था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कोरिया का सबसे पुराना पुस्तक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, इस 20 पेज हैं, तो जिगजी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक कोरियाई बौद्ध दस्तावेजिक संक्षिप्त शीर्षक है जिसका शीर्षक महान बौद्ध पुजारियों की जैन शिक्षाओं का संकलन में अनुवादित किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अलाउद्दीन खिलजी जो कि गद्दी पर कब बैठा था, ये क्वेश्चन आपका हूबहू पूछा गया था। तो गद्दी पर बैठा था आपका 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में हमने आपको बताया था, ये आपका खिलजी वंश से इनका ताल्लुकात था। खिलजी वंश की बात करेंगे तो 1290 ईस्वी में आपका इन्हीं के जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, उन्हीं ने इस वंश का स्थापना किया था। 1290 से 1296 ईस्वी तक आपका यही शासन करते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, इनको मार देता है और खुद शासन पर बैठ जाता है। तो 1296 से आपका 1316 ईस्वी तक आपका अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। 1316 ईस्वी में आपका इसका मृत्यु हो जाता है। इसका जो उत्तराधिकारी होता है बहुत ही कमज़ोर होता है। तो 1320 ईस्वी में आपका गाजी मलिक आता है जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से आपका तुगलक वंश का स्थापना करता है। ठीक है, तो 1320 में आपका तुगलक वंश का स्थापना होता है। करता कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक आपका इसका स्थापना करता है जो कि 14 से 14 ईस्वी तक आपका तुगलक वंश का शासन रहता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत से आपका ये प्रश्न बार बार आपका बन रहे हैं, तो इतने फैक्ट्स को याद रख लीजिए, बाकी हम आपको PDF में शामिल कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये स्टूडेंट भेजे हैं, इससे क्या प्रश्न बना था हमको तो मालूम नहीं लग सका है और स्टूडेंट से वार्तालाप भी नहीं हुआ था। जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं इससे क्या प्रश्न आपसे बना था, ये आपका चीन से किलोमीटर से संबंधित आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर देते हैं कि क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो भारत सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो आपका ये करता है बांग्लादेश के साथ, सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। तकरीबन आपका 4000 किलोमीटर सीमा किलोमीटर आपका भारत उसके साथ साझा करता है। सबसे छोटा सीमा आपका बांग्लादेश के साथ साझा करता है 106 किलोमीटर। इसके अलावा भारत है जो कि 7 अंतर्राष्ट्रीय देशों का सीमा साझा करता है, उसमें आपका एक बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, 5वां म्यांमार, 6ठा भूटान और 7वां अफगानिस्तान है। चीन को भी याद रख लीजिएगा, 3448 किलोमीटर सीमा साझा करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भूटान का सबसे ईजी है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का जो आपका सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जामा मस्जिद का जो निर्माण है कौन से सन में हुआ था, यानी कि ईस्वी में हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण आपको मालूम होगा शाहजहां ने कराया था। शाहजहां कौन था, मुगल बादशाह था। तो 1656 में दोस्तों आपका ये जो जामा मस्जिद का निर्माण है वो दोस्तों पूरा हुआ था। इसके अलावा जामा मस्जिद की बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है। 1 रुपये का लागत हुआ था। 1664 और 1656 के बीच मुगल बादशाह के समय में बनवाया गया था। इसके अलावा जामा मस्जिद को मस्जिद जहानुमा या दुनिया की मस्जिद कमांडिंग व्यू के रूप में जाना जाता है। इसे सम्राट शाहजहां की प्रमुख मस्जिद के रूप में डिजाइन किया गया था। यह पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में स्थित है। ठीक है, तो 1665 इसका क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखिए कल का रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आप बोलिएगा सर एनालिसिस देखने से क्या होता है, तो आपको यही होता है कि आपको 4 से 5 जो क्वेश्चन है आपको रिपीटेड ही देखने को मिलते हैं, बाकी भी जो क्वेश्चन होते हैं आपका फैक्ट से जुड़े ही रहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये कल भी पूछा गया था। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिलों में निम्नलिखित डैश सोनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी थी। ऑप्शन में पलाश दिया गया था, साल दिया गया था, पियाल दिया गया था, सैगुन दिया गया था। जिसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, साल हो जाएगा। कल भी हमने आपको बताया था 1972 में अरवरी वन रेंज के अवक्रमित साल वनों को पुनर्जीवित करते हुए उनमें को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरवरी जंगल पश्चिम बंगाल के मिदानपुर जिले में स्थित है और पुलिस निगरानी के पहले के तरीके को पूरी तरह से विफल थे क्योंकि वो अफसर स्थानीय लोगों के साथ अक्सर संघर्ष करते थे। इसने संरक्षण कार्यक्रम से लोगों को अलग थलग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1970 में पेड़ से संबंधित कौन सा आंदोलन हुआ था। ये भी प्रश्न आपका रिपीटेड है, कल भी पूछा गया था। तो चिपको आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन मूलतः
उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया था। इसके अलावा इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया था, पेड़ से चिपक गए थे, इसका आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन हो गया था, ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यह आलिंगन दरअसल प्रकृति और मानव के बीच प्रेम का प्रतीक बना और इसे चिपको की संज्ञा दी गई थी। जब यह आंदोलन 1970 के दशक में हुआ था तो यह आपका पड़ता था चमोली, जो जगह का नाम है वो आपका पहले यूपी में पड़ता था, फिर यूपी से उत्तराखंड टूट गया तो अभी क्या पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1889 में गुजरात में कौन सा डैम बना था और उसका क्या पूछा गया था, एरिया पूछा गया था। ठीक है, कि कितना एरिया में वो डैम बना हुआ है। प्रश्न का जो आंसर है मिल नहीं पाया है तो इसका हम लोग कमेंट PDF में देने का प्रयास करेंगे। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, या आप लोग को मालूम है तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसस्पेल्ड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आमतौर पर जो बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाने वाला जो आपका फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है वो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो बेस्टिल जो दिवस है फ्रांस में आपका 14 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई को क्या हुआ था, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था, आपको मालूम है। बेस्टिल में एक सैनिक किले और जेल का पतन का प्रतीक है, जब एक क्रोधित भीड़ ने इस पर धावा बोल दिया था, वहाँ सारे कैदी को छुड़ा लिया था, वहाँ से जो हथियार थे बाकी सब लूट लिए थे, जो कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआती का संकेत था। ठीक है, तो आपको 1789 का फ्रांसीसी क्रांति भी याद रखना है कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल को आपका एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लैक्टिक अम्ल का। तो लैक्टिक अम्ल का रासायनिक जो सूत्र होता है C3H6O3 होता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये एक कार्बनिक अम्ल है। इसके अलावा साइट्रिक अम्ल की बात करेंगे तो यह आमतौर पर कहाँ पाया जाता है, तो खट्टे फलों जैसे कि नींबू में, संतरा में पाया जाता है। और रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो C6H8O7 आपका इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके अलावा अगला है मौलिक अम्ल। मौलिक अम्ल की बात करेंगे तो यह आपका डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो कि इसका आणविक सूत्र की बात करें C4H6O5 होता है। यह अन्य फलों जैसे कि अंगूर में पाया जाता है, तरबूज में पाया जाता है, चेरी में पाया जाता है, सब्जियां में जैसे सब्जियां गाजर और ब्रोकोली में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका अम्ल था। कल एक क्वेश्चन आपका यहाँ से देखने को मिलेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये राज्य के 8 शहरों में जैसे भोपाल में, जबलपुर में, इंदौर में, उज्जैन में, ग्वालियर में, मंडला में, बालाघाट, खरगोन में आयोजित हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो सिर्फ साइकिलिंग का जो आयोजन है आपका नई दिल्ली के IG स्टेडियम वेल्टम में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा टॉप पर कौन आता, टॉप पर आपका महाराष्ट्र था 56 स्वर्ण के साथ 161 पदक जीत का। दूसरे स्थान पे आपका हरियाणा रहा था 41 स्वर्ण के साथ 128 पदकों के साथ। और तृतीय स्थान पे आपका रहा था मेजबान मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण जीता था, टोटल आपका 96 पदक जीता था। ठीक है, तो ये आपका था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2022 के समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो समापन समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो आपके केंद्रीय गृह मामलों और युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री थे निशित प्रामाणिक। ठीक है, तो निशित प्रामाणिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, आपका अनुराग ठाकुर, ये सब करके दिया गया था, तो निशित प्रामाणिक भी एक होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और आपका मुख्य अतिथि रहे थे। इसके अलावा खेलो इंडिया विंटर गेम 2022 की बात करेंगे, टॉप पर कौन रहा था, टॉप पर आपका रहा था जम्मू कश्मीर ने 26 स्वर्ण, 25 रजत और 25 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा था। इसके अलावा सेकंड पर आपका महाराष्ट्र रहा था, थर्ड पर आपका हिमाचल प्रदेश रहा था। इसके अलावा ये आपका तीसरा संस्करण आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप, ये कौन सा है, तो ये आपका माजुली द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने माजुली को दुनिया के सबसे बड़ी द्वीप का नाम दिया है। ये सुंदर नदी द्वीप असम में कहाँ पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कोस्टल कलेगमेंट में आपका ब्रह्मपुत्र नदी दिया गया था। ठीक है, तो वो सही कर लीजिएगा आप लोग, माजुली द्वीप इसका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एनिमेशन ने गरम दल और नरम दल को किस अधिवेशन में मिलाया था। ठीक है, तो एनिमेशन की जब हम लोग गरम दल और नरम दल की बात करते हैं तो 1907 का अधिवेशन और 1916 का अधिवेशन दोनों को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जब गरम दल और नरम दल को मिलाया गया इसका मतलब कि कुछ विभाजन भी हुआ होगा, टूट भी हुआ होगा। तो विभाजन कब हुआ,
उसको भी देखेंगे। इससे पहले अधिवेशन किस अधिवेशन में मिलाया गया, तो ये मिलाया गया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में मिलाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। लेकिन टूट कब हुआ था, यानी कि विवादित क्या वो कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1907 का सूरत अधिवेशन में, ठीक है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। ये आपका 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे हुआ था। सूरत विभाजन के बाद जो गरम दल का नेतृत्व किए थे वो आपका तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, लाल पाल कहा जाता है। नरम दल के नेता थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों को आपस में विलय हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तुगलक वंश यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने अपने वंश की स्थापना कब की थी, या एक स्टूडेंट कह रहे थे कि इसका टोटल कार्यकाल पूछा गया था तुगलक वंश का। दोनों हम लोग देखेंगे। पहली बात तुगलक वंश देखते हैं तो 1320 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन था। स्थापना 1320 में हुआ था। कल हमने आपको बताया था कि खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन का वंशज, ठीक है, उत्तराधिकारी, उसको आपका गाजी मलिक ने, जिसे कि गयासुद्दीन तुगलक कहा गया है, उसने आपको मारकर गाजी मलिक ने तुगलक वंश का नींव रखा था 1320 में। 1316 में आपका अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो जाता है, उसका उत्तराधिकारी शासन बनता है, लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रह पाता है। 1320 में गाजी मलिक आता है जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश का स्थापना करता है, उसको मार देता है। इसके बाद आपका गयासुद्दीन तुगलक जो है आपका 1320 से 1325 तक शासन करता है, ठीक है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के कुछ आपके महत्वपूर्ण जो सल्तनत के शासक हैं उसको हम लोग देखेंगे, जो कि हर शिफ्ट में आपका एक प्रश्न यहाँ से देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। जिनका एग्जाम है, जिनका एग्जाम नहीं है, वीडियो को आगे बढ़ाकर अपना आंसर को मिला लीजिएगा। पहला वंश तो आपका दिल्ली सल्तनत का वो था आपका मामलुक वंश, जो कि आपका 1206 से 1290 तक रहता है। 1206 में आपका कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जो कि मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश से कहा जाता है, उसका स्थापना करता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन होता है, तो गुलाम मोहम्मद जो गोरी होता है उसका क्या होता है, उसका गुलाम रहता है, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आता है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल था आपका 1290 से 1320। 1290 में आपका जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जलाउद्दीन खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक को मारकर आपका खिलजी वंश का स्थापना करता है, जिसका सेकंड शासक, दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी होता है, जो कि अपने चाचा यानी कि अपने चाचा जो थे गयासुद्दीन जलाउद्दीन खिलजी, उसी को मारकर दिल्ली शासक बन जाता है। अलाउद्दीन कब बनता है, तो ये आपका बनता है 1296 में, ठीक है। 6 साल तक शासन करता है जलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अगला है तुगलक राजवंश। तुगलक का अभी हमने आपको बताया 1320 में आपका स्थापना किया था, उसी खिलजी वंश के अंतिम शासक को मारकर 1414 तक इसका शासन था। इसके अलावा सैयद राजवंश आता है 1414 ईस्वी में, जिसकी स्थापना किसने करता है, तो आपका करता है ख्रीज खां, ठीक है। ख्रीज खां के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है। 1451 तक इसका शासन रहता है। इसके बाद आपका आता है अफगान लोधी वंश, जिसका जो स्थापना है 1491 में होता है और 1526 तक। 1526 में आपको मालूम होगा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो इब्राहिम जो लोदी था इसी राजवंश का अंतिम शासक था। 1491 में इसका बहलोल लोदी, ठीक है, किसने स्थापना किया था, बहलोल लोदी ने किया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड कितना होता है, ठीक है। तो कार्बन का जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, वो आपका 4 होता है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्य भाषा आयोग का गठन है जो कि कब हुआ था, ठीक है। तो राज्य भाषा संबंधी विवाद के निपटारों के लिए संविधान ने 1955 में राज्य भाषा आयोग का गठन किया था, जो कि 1956 में अपनी रिपोर्ट जो कि प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, 1955 हो जाएगा। रिपोर्ट का प्रस्तुत किया तो 1956 में किया था। इसके अलावा इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो BG खेर ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा अनुच्छेद 343 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो आपका हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो आपका देवनागरी होगी। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार ST का साक्षरता दर पूछा गया था। अगर पूछा गया होगा इसका राइट आंसर 59% हो जाएगा। इसके अलावा ST की हम लोग जब बात करते हैं, कल बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया था हर शिफ्ट में, तो ST का जो परसेंटेज है पूरे भारत में वो है आपका 8.6% 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके अलावा SC का जो परसेंटेज है वो आपका है 16.6%। बार बार कल ये तीनों शिफ्ट में लगभग पूछा ही जा चुका है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन का सत्यापन हम नहीं करते हैं क्योंकि स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म नहीं बताया
बताए गए हैं, लेकिन स्टूडेंट के द्वारा कुछ बताए गए थे कुछ स्टूडेंट के द्वारा। ऑप्शन में रेसलिंग, क्रिकेट, एथलेटिक, बॉक्सिंग था, जो कि ऑप्शन वेरी ही नहीं करता है, क्योंकि द्रोणाचार्य जो अवार्ड है वो किसे दिया जाता है, तो दिया जाता है कोच को। कोच को किस खेल में दिया जाता है, तो कोई भी खेल का कोच को दिया जाता है। ये कोई नहीं कि रेसलिंग का ही कोच को दिया जाएगा या क्रिकेट का ही कोच को दिया जाएगा, ये किसी भी खेल के कोचों को ये पुरस्कार है जो कि दिया जाता है। पहली बार आपको 1985 में दिया गया था। इसे रेसलिंग के कोच भालचंद्र भास्कर भागवत को दिया गया था। ठीक है, तो पहली बार अगर पूछा होगा तो रेसलिंग इसका राइट आंसर हो सकता है। कल पूछा गया था कि रोहित शर्मा के कोच को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो द्रोणाचार्य अवार्ड ही दिया गया था। दिनेश जवाहर लाल रोहित शर्मा के कोच हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि ब्रॉड व्यू दिखाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में शायद आपका दिया गया था उत्तल लेंस, एक आपका दिया गया था उत्तल दर्पण, एक दिया गया था अवतल लेंस। ठीक है, तो इसका आंसर भी मुझे नहीं मालूम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए इस प्रकार करके पूछा गया था कि किस में ब्लड है जो कि एक बार सर्कुलेट होता है या होगा। इस प्रकार का लैंग्वेज का कोई क्वेश्चन था, कमेंट में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं मिल पाया है। प्रश्न वो पूछा गया था कि अमृता देवी अवार्ड है जो कि किसने शुरू किया था। ठीक है, तो अमृता देवी अवार्ड जो कि किसने शुरू किया था, ऑप्शन में शायद आपका राजस्थान दिया गया था, तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं अमृता देवी अवार्ड के बारे में। तो अमृता देवी जो बिश्नोई अवार्ड है उसका जो पूरा नाम है अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, ये अवार्ड दोस्तों आपका भारत सरकार के द्वारा भी शुरू किया गया है, जो एक आपका राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, ये पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिया जाता है, जो कि राजस्थान के खेजड़ी में खेजड़ी के पेड़ के एक ग्रोह की रक्षा करने हेतु 1730 में खेजड़ी नरसंहार में मारे गए थे। ठीक है, और ये आपका अवार्ड तो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया ही गया था, लेकिन राज्यों के स्तर पर, ठीक है, राज्य स्तरीय अमृता देवी बिश्नोई भी शुरू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा भी। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका राजस्थान दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो चिपको जो आंदोलन है वो दोस्तों आपका किस गांव में शुरू हुआ था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका पहली बात तो 1970 में आपका क्या हुआ था, शुरू हुआ था। 1970 में आपका उस समय उत्तराखंड यूपी में ही था, तो यूपी के चमेलू गाँव में, अब उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिले था। ठीक है, वो गाँव नहीं था, चमोली जिले था। चमोली जिले के रैनी गांव में महिलाओं ने चिपको आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रैनी गांव हो जाएगा। जिला पूछेगा तो आपका चमोली हो जाएगा, और आपका स्टेट पूछेगा तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे संबंधित था, तो पेड़ों को बचाने के लिए संबंधित था। पेड़ कट रहा था तो बहुत सारे जो लोग हैं पेड़ से चिपक गए थे, पेड़ को काटने नहीं दे रहे थे, इसलिए इसका नामकरण है जो कि चिपको आंदोलन रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फरवरी 2023 तक कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर हैं उसका उपवास काल कितना था। ठीक है, इस प्रकार का कोई प्रश्न पूछा गया था जिसका आंसर दोस्तों मिल नहीं पाया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्वास्थ्य सेवा जीवन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन में दोस्तों आपको 4 गो क्रिकेटर का नाम दिया गया था। आपका स्मृति मंधाना दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर्बल लाइफ स्वास्थ्य सेवा जीवन के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए आपका स्मृति मंधाना को किया गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्मृति मंधाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं। तो मधुमक्खी के काटने पर आपका बेकिंग सोडा है जो कि लगाया जाता है, घरेलू इलाज है, तो बेकिंग सोडा आपको ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका अर्धसंघीय सरकार का जो स्वरूप है वो आपके ऑप्शन में था, जो कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा केंद्र की अविभाज्य शक्तियाँ की अवधारणा भी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। साथ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो भी आपका कनाडा में से ही लिया गया है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति भी लिया गया है, और सर्वोच्च न्यायालय का सलाह क्षेत्राधिकार है जो भी आपका कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, तो इतना जो चीज़ है आपका कनाडा के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डोगरी जो भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था। तो वर्ष 2004 ऑप्शन में दिया गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा।
92 आपका संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 2003 में, प्रभावी हुआ था 2004 में, तो 2004 ऑप्शन में था। इस समय आपका डोगरी तो जोड़ा ही गया था, साथ में साथ आपका बोडो भी जोड़ा गया था और मैथिली भी जोड़ा गया था, संथाली भी जोड़ा गया था। ये 4 भाषा हैं जो कि आपका 1993 के 92वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। अब 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में वर्तमान में आपका 22 भाषा है, मूल संविधान में 14 था। तो 22 भाषा कौन कौन से है? तो एक आपका असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, इसके अलावा मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये आपके 22 भाषा हैं वर्तमान में। इसके अलावा सिंधी जो भाषा है, आपको सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1967 में। इसके बाद 3 और भाषाओं को जैसे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया 1992 के 71वां संविधान संशोधन में। इसके बाद जो 4 भाषा था उनने ऊपर आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराष्ट्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बांध है बनाया गया है, वो किस नदी पर बना हुआ है? तो खड़क वसला बांध। ठीक है, खड़क वसला बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा। खड़क वसाला जो बांध है भारत के महाराष्ट्र में पुणे शहर के केंद्र से 21 किलोमीटर यानी कि 23 मील की दूर पर मुत्था नदी पर बना गया है। ठीक है, तो मुत्था नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांध ने एक जलाशय बनाया है जिसके खड़क वासला झील के नाम से जाना जाता है, जो कि पुणे और उसके उपनगरों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल 39 से था कि निःशुल्क कानूनी सहायता किस आर्टिकल के तहत आता है? ठीक है, फ्री एडवाइस, तो आपका राइट आंसर में आर्टिकल 39 इसका था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था अल्केन, एल्किन और अल्काइन का फॉर्मूला दोस्तों पूछा गया था। तो अल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CnH2n+2 होता है। अल्किन का दोस्तों आपका CnH2n होता है और अल्काइन का आपका होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जैन धर्म में क्षमा वाले फेस्टिवल को क्या बोला जाता है? तो जैन धर्म में जो क्षमा वाले फेस्टिवल होते हैं उसको दोस्तों आपका पर्युषण महापर्व कहा जाता है। ठीक है, तो पर्युषण महापर्व इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुष हॉकी का जो फाइनल है वो किस स्टेडियम में खेला गया है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेला गया है। ठीक है, पुरुषों का जो आपका हॉकी फाइनल हुआ था खिताब 2023 वाला, तो आपका स्टेडियम में खेला गया था, कलिंग स्टेडियम, जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है। जर्मनी इसका विजेता था, उप विजेता आपका बेल्जियम था। बेल्जियम को आपका शूट आउट 5-4 से हराकर जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब 2023 अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। रासायनिक सूत्र अगर पूछा गया होगा जाएगा तो आपका CaH4 1Y2H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेरिस प्लास्टर वास्तव में एक जिप्सम प्लास्टर होता है जो कि पानी के संपर्क में आते ही कठोर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कार्बन इज विच टाइप ऑफ पूछा गया था। ऑप्शन में टेट्राहाइड्रल, ट्रिवेलेंट, कोवेलेंट और टेट्रावेलेंट दिया गया था, जिसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टेट्रावेलेंट हो जाएगा। कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था केरल का बाल लिंगानुपात कितना होता है? बहुत सारे स्टूडेंट कर रहे थे बाल लिंगानुपात नहीं, सिर्फ लिंगानुपात पूछा गया था। तो केरल का जो लिंगानुपात हो जाएगा वो दोस्तों आपका 1084 हो जाएगा। लिंगानुपात निकालते कैसे हैं? तो 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं उसी की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो केरल का लिंगानुपात पूछा गया था, तो 1084, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो दोस्तों आपका केरल ही है। ठीक है, सबसे कम वाला कौन है? तो सबसे कम आपका हरियाणा में है लिंगानुपात। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था स्वराज पार्टी से संबंधित आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के बारे में 2 ऑप्शन तो मिला है कि प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी था आपके स्टेटमेंट पे, बाकी नहीं मिल पाया है। तो देखिए इसके जो अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी की वो तो आपके चेतन दास थे, और महासचिव यानी कि सेक्रेटरी की बात करेंगे तो मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, यह पार्टी कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी कहलाई। इसके अलावा स्वराज दल विधान परिषदों में भाग लेने में विश्वास करता था। स्वराज पार्टी का गठन की बात करेंगे तो 1 जनवरी 1923 को आपका CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 1923 में इस पार्टी का नाम बदलकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी रखा गया था। ठीक है, तो इससे स्टेटमेंट बेस्ट क्वेश्चन क्या था? एक तो आपका प्रेसिडेंट था, एक आपका सेक्रेटरी था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि अरवरी जंगल में कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका साल का हो जाएगा। ठीक है, अरवरी जो जंगल है आपका कहाँ पाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल के मिदानपुर जिले में स्थित है। 1972 में आपका अरवरी वन रेंज के अवकर्मी साल वनों में पुनर्जीवित करते हेतु वन विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द इनर सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट लाइक डैश मिरर वाइल द आउटर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक
डैश मिरर, ठीक है। तो इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक कनकेव एंड आउटर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक कन्वेक्स, ठीक है। तो आउटर सरफेस का पूछा गया था जो कि राइट आंसर आपका कन्वेक्स हो जाएगा। इनर सरफेस वाला आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। कहा गया था आपका कि गंगा नदी का जो लंबाई है फ्रेंड्स वो आपका कितना है, ठीक है। तो गंगा नदी का जो लंबाई है वो आपको बता दें कि 2510 किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2510 किलोमीटर हो जाएगा। गंगा नदी की बात करेंगे तो दक्षिण एशिया की एक सीमा पर एक नदी है। ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। निकलती कहाँ से? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उत्तराखंड में पश्चिम हिमालय में स्थित है, ठीक है। ये दोस्तों आपका गंगा नदी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कुछ आपके बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं जैसे कि गंगा नदी की, जैसे कि गंडक है, घाघरा है, कोसी है, रामगंगा है और महानंदा है। इसके अलावा दाएं तट की सहायक नदियाँ में देखें तो यमुना है, सोन है, दामोदर है, तमसा है, पुनपुन है। तो इन सभी फैक्ट्सों को दोस्तों आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स। इसके अलावा गंगा नदी के बारे में तो दोस्तों हम लोग बात कर लिए। अब लोग बात कर लेते हैं कुछ और नदियों की लंबाई की जो अगले शिफ्ट में आ सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने कल के एनालिसिस वीडियो में आपको जो जो फैक्ट्स दिए थे उनसे संबंधित आज जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे कौन से प्रश्न कल के एनालिसिस से देखने को मिला है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सिंधु नदी का, जिसका जो लंबाई है आपका कितना है तो 2900 किलोमीटर है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो इसका लंबाई कितना है तो 2880 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई हम लोग अभी देख लिए हैं 2510 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की बात करेंगे तो इसका लंबाई आपका 6465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई आपका 1400 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई की बात करेंगे तो यह आपका 1365 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई आपका 1312 किलोमीटर है। घाघरा नदी 1050 किलोमीटर, सतलज नदी 1030 किलोमीटर, चंबल नदी 965 किलोमीटर है। महानदी की बात करेंगे तो 858 है। कावेरी नदी की बात करेंगे तो 805 किलोमीटर है। सोन नदी आपका 780 किलोमीटर है और कोसी नदी की बात करेंगे हम लोग तो 730 किलोमीटर है। एक नज़र आप सभी नदियों की लंबाई को देख लीजिएगा। गंगा नदी का पूछा गया है, बाकी और नदियों का भी पूछा जा सकता है, ठीक है।